नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों की और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे देते हैं। दिल्ली के इलाकों में चल सकता है बुलडोजर। जिस तरह से पिछले कई दिनों से 9 से 13 मई के बीच जो है वो अतिक्रमण पर फिर से एक बार बुलडोजर चल सकता है। एमसीडी का एसडीएमसी ने दिल्ली पुलिस के अभियान से मांगी है फोर्स और शाहीन बाग में 9 मई को अवैध कब्जा हटाने की तैयारी है एमसीडी की तरफ से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली के इलाकों में जिन इलाकों का नाम पहले से सामने आ रहा था, शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, इन सभी के नाम जो हैं वो लगातार, और अब उसमें 9 से 13 मई के बीच अतिक्रमण को लेकर एमसीडी का बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अब शाहीन बाग में 9 मई को अवैध कब्जा हटाने को लेकर यह बुलडोजर फिर से चल सकता है। मई को अवैध कब्जा हटाने की एमसीडी की तैयारी है और जिस तरह से बुलडोजर को लेकर तमाम जो स्थिति है वो पहले से बनी हुई है। और आपको बता दें कि दिल्ली के इलाकों में एक बार फिर से जो है वो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। 9 से 13 मई के बीच शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने को लेकर जो बुलडोजर है वो चलाया जा सकता है। एसडीएमसी ने दिल्ली पुलिस से अभियान के लिए फोर्स मांगी है। इससे पहले भी जागीरपुरी के लिए जो फोर्स है वो मांगी गई थी और अब दिल्ली के जो इलाका है शाहीन बाग, वहां से अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी का बुलडोजर फिर से चलता हुआ दिखाई दे सकता है। शाहीन बाग में 9 मई को अवैध कब्जा हटाने की तैयारी है एमसीडी की तरफ से। तो जिस तरह से दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को लेकर एमसीडी की एक कार्रवाई लगातार जारी है, जागीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग से एमसीडी का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे सकता है अतिक्रमण को लेकर। और आपको बता दें कि एसडीएमसी ने दिल्ली पुलिस से अभियान के लिए फोर्स मांगी है इस पूरी कार्रवाई के मद्देनजर, ताकि कोई भी जो स्थिति है वो बिगड़ने ना पाए, काबू में रहे पूरी स्थिति। और जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई एमसीडी की हो सकती है शाहीन बाग के अंदर 9 से 13 मई तक के लिए, और दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाहीन बाग में 9 मई को अवैध कब्जा हटाने की पूरी तैयारी है एमसीडी की तरफ से। नोटिस को लेकर पहले ही, क्योंकि ये मामला जो जगह है वो पहले से चिन्हित है, तो ऐसे में लोगों को ये आशंका जरूर है पहले से कि जो कार्रवाई है वो एमसीडी की तरफ से होगी। लेकिन अब जो तारीख है वो तय कर दी गई है। 9 से 13 मई के बीच एमसीडी का बुलडोजर जो है वो एमसीडी में शाहीन बाग में चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अरे और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जोधपुर यानी कि राजस्थान की कर लेते हैं, जहां पर हिंसा का मामला निकलकर सामने आया था और जोधपुर में पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। जोधपुर में पथराव के बाद 10 थाना के क्षेत्रों में जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है प्रशासन की तरफ से, और आज रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि शहर में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा जो है वो बंद रखी गई है, सस्पेंड कर दिया गया है इंटरनेट सेवाओं को। और जोधपुर हिंसा में अभी तक 97 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से कल गहलोत सरकार के द्वारा जो ये मामला था, इसमें एक्शन लिया गया, एडीजी को, गृह मंत्री को वहां पर भेजा गया पूरे इस मामले की समीक्षा करने के लिए। और जिस तरह से तमाम जो चीजें हैं, कल इस मुद्दे पर राजनीति भी देखने को मिली और अब जो स्थिति है वो भी तनावपूर्ण बनी हुई है। और आपको बता दें कि जोधपुर में हिंसा जिस तरीके से हुई थी, उसके बाद आज रात 12 बजे तक भी जो कर्फ्यू है वहां पर वो पूरी तरह से लगाया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। साथ ही अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा सस्पेंड है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो ना फैला पाए, उसको लेकर इंटरनेट सेवाएं जो हैं वहां पर वो बंद रखी गई हैं और प्रशासनिक अमला पूरा हरकत में है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वयं कल इस मामले को लेकर सभी जो सख्त आदेश है वो जारी करते हुए नजर आए थे। जोधपुर हिंसा का मामला, जहां पर पथराव के बाद जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बनती हुई नजर आई थी और तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, जिसके बाद अब जो स्थिति है वो फिलहाल भी तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट भी दिखाई दे रहा है, सख्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज रात 12 बजे तक भी जो कर्फ्यू है वहां पर जोधपुर के अंदर वो लगा रहेगा। साथ ही इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड है
अभी तक बताया कि जिस तरह से जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उसके तहत अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से। और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, ईद के दिन जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई और झंडे फहराने और लगाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़की, पुलिस पर पथराव भी हुआ, उसके बाद तोड़फोड़ की गई और फिर ये जो हिंसा का मामला है वो आगे बढ़ता हुआ पहुंचा, जहां पर प्रशासनिक अमला जो है वो फिर हरकत में आया, जिस तरह से पुलिस पर पथराव भी किया गया। और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जो कमान है वो मुख्यमंत्री ने संभाली, वहां पर स्वयं जो है वो तमाम अधिकारियों को वहां पर पहुंचाया गया उनकी तरफ से। और फिलहाल स्थिति काबू में जरूर है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से स्थिति को देखते हुए इसीलिए वहां पर इंटरनेट सेवाएं जो हैं उनको बहाल नहीं किया गया है, बंद रखा गया है। और अभी तक इस पूरे मामले की अगर बात करें तो कैमरों की मदद से जिन लोगों को चिन्हित किया गया, जिन लोगों को वहां पर देखा गया, जिनको जिम्मेदार बताया गया, उसके तहत अभी तक 97 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले के अंदर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर में जो पथराव की घटना निकलकर सामने आई थी, हिंसा की जो घटना निकलकर सामने आई थी, उसको देखते हुए प्रशासनिक अमले जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से ही जो तमाम चीजें वहां पर वो अभी की जा रही है। कर्फ्यू लगाया गया है जोधपुर के अंदर जो 10 थाना क्षेत्र है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष सिंह चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सुभाष, किस तरह से जो स्थिति है वो नजर आ रही है? और कल गहलोत सरकार का भी जो बयान है वो सामने आया, उन्होंने तमाम एडीजी से लगाकर जो राज्य गृह मंत्री है वो वहां पर पहुंचे और फिर पूरे मामले पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दिया। स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल विशाखा, तो स्थिति नियंत्रण में है और राजस्थान की आधी सरकार जो है जोधपुर के सर्किट हाउस में टिकी हुई है और जो यहाँ 3 दिन तक रहकर इस मामले को नजर से नजदीक से जाके देखने की कोशिश में जुटेगी। जी, तो क्या लगता है जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है, एडीजी जो हैं वो भी वहां पर तैनात किए गए हैं, तो फिलहाल जिस तरह से स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है, वहां पर अभी भी आशंका है या फिर जिस तरह से कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, तो क्या लगता है पुलिस को आशंका है कि स्थिति बिगड़ सकती है, उसको देखते हुए तमाम चीजें की गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रात को आज 12 बजे तक जो है कर्फ्यू की अवधि घोषित कल की गई थी, लेकिन आगे भी अगर नियंत्रित में स्थिति नहीं रहती है तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जो एडीजे क्राइम है जो जयपुर से जोधपुर पहुंच चुके हैं, आईपीएस हवाई सिंह घुमरिया, इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जगह जगह वो पुलिस के साथ जाके लोगों में समझाइश भी कर रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप सब लोग जो है इस सरकार में सुरक्षित हैं। जी, तो क्या लगता है जिस तरह से कल इस मुद्दे पर राजनीति भी देखने को मिली, कांग्रेस के नेता सुरजेवाला का बयान निकलकर सामने आता है कि बीजेपी की साजिश है तमाम हिंसा के पीछे, तो जिस तरह से और भी जो राजनीति है वो इस मुद्दे पर हुई, तो क्या राजनीति एक हिंसा के मुद्दे पर होना कितना ठीक है? नहीं, राजनीति तो अब इस समय राजस्थान में चरम पर है। जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके, जो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से सांसद भी हैं, उन्होंने कल प्रेस वार्ता का आयोजन कर राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत के गृह जिले में पुलिस को और जिला प्रशासन को जमकर घेरा है। उन्होंने इसकी आलोचना भी की है कि इस तरह से जो प्रशासन की जो नाकामी है वो सामने आई है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, तो किस तरह से जो कार्रवाई है वो आगे की रहेगी? अभी तक 97 गिरफ्तारियां हो चुकी है और किन किन लोगों के नाम है जो लगता है कि सामने आएंगे इस पूरे मामले में, और किस तरह से पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है पूरे मामले की? टोटल अभी तक 11 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 8 एफआईआर सदापुरा थाने में है, 2 एफआईआर सदर थाने में और 1 खांडा बलसा थाने में दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं और उसी को लेकर जो है अब पुलिस मोड में है। 80 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वहीं 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें उनको डिटेन किया गया है। चलिए सुभाष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आपसे जानकारी जो है हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह और आज शाम 4 बजे कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह। 5 मई को सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बंगाल में सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और जिस तरह से बंगाल का ये महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और आज शाम 4 बजे कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह। 5 मई को सभी जो सरकारी कार्यक्रम है बंगाल के अंदर उनमें शामिल भी होंगे और बंगाल में सरकारी जो कार्यक्रम है उनमें हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे गृह मंत्री। और जिस तरह से बंगाल में जब भी कोई नेता मंत्री
पहुंचता है तो पूरी तरह से जो नजरें हैं वो रहती हैं कि किस तरह से बंगाल के दौरे पर रहेंगे, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उनकी तरफ से कही जाएंगी, किस तरह से जो तमाम चीज़ें हैं उनको देखा जाएगा कि आखिरकार बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से वहाँ की जनता के लिए क्या कुछ कर रही है। और उसके बाद फिर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है और 5 मई को वहां पर जो सरकारी कार्यक्रम है उनमें शामिल होते हुए भी नजर आएंगे गृह मंत्री। और जिस तरह से बंगाल का ये 3 दिवसीय दौरा अमित शाह का, और आज शाम 4 बजे आपको बता दें कि कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, जिसके बाद वहां से अपने 3 दिवसीय दौरे की बंगाल के वो शुरुआत करेंगे। 5 मई को सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, सरकारी कार्यक्रम में सभी उनके हिस्सा लिया जाएगा। और गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल में सरकार गठन के बाद ये अहम दौरा हो सकता है, तमाम चीजें उनकी तरफ से कही जा सकती हैं वहां पर जो स्थिति है उसको लेकर। और गृह मंत्री बंगाल जब जब जाते हैं तब तब सियासत जो है वो भी छिड़ती हुई नजर आती है, अलग अलग जो बयान है वो निकलकर सामने आते हैं दोनों नेताओं के, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अमित शाह हो। और जिस तरह से ये अहम दौरा हम कह सकते हैं बंगाल का, जो 3 दिवसीय रहने वाला है अमित शाह का। और आज शाम 4 बजे आपको बता दें कि कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, उसके बाद वहां से जो सभी उनके आयोजन है दौरे को लेकर उनमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि इसी के साथ 3 दिवसीय जो दौरा है आगामी 3 दिनों तक का, वो अमित शाह का बंगाल के अंदर रहने वाला है, जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। 5 मई को सरकारी कार्यालय में शामिल होंगे, साथ ही इसके बाद अलग अलग जो सरकारी कार्यक्रम होने हैं 3 दिनों तक उनमें भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा और उनके दौरे के दौरान भी कई जो सारी चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। 6 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी, मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम। साथ ही आपको बता दें कि 7 मई को झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम। तो जिस तरह से अयोध्या दौरे के बाद झांसी का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। और जिस तरह से अयोध्या का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और दोनों ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दौरे हम कह सकते हैं। जिस तरह से जो अयोध्या का दौरा है और उसके बाद झांसी का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 6 मई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद 7 मई को झांसी के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी। सभी जो मंडलीय विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही सभी अधिकारियों से ब्यौरा मांगा जाएगा, रिजल्ट मांगा जाएगा, जवाबदेही की जाएगी तमाम चीज़ों को लेकर, सभी योजनाओं को लेकर किस तरह से वहां पर कार्य चल रहा है उनकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। तो जिस तरह से अयोध्या और झांसी दोनों दिन जो है 6 और 7 मई को सीएम योगी का ये दौरा रहने वाला है अयोध्या के अंदर और उसके बाद झांसी के अंदर, जहां पर अयोध्या में इस समय भारी संख्या में जो निर्माण कार्य से लगाकर सभी विकास कार्य वहां पर वो किए जा रहे हैं, उनको लेकर भी उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। सभी जो वहां के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनके साथ बैठक भी होगी, किस तरह से कार्य किया जा रहा है, विकास का जो रोड मैप तैयार किया गया है अयोध्या के अंदर उसमें किस तरह से उसका पालन किया जा रहा है धरातल पर, इस बात की समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। साथ ही बात करें झांसी की, तो झांसी को लेकर भी जो वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, किस तरह से उनका पालन किया जा रहा है और किस तरह से जो आगे का रोड मैप है, रूपरेखा है, वो अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर जो बनाई गई है सीएम योगी के द्वारा, तो उनकी तरफ से जो विधायक है, मंत्री है, वो किस तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिवाकर पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो दिवाकर, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या और उसके बाद झांसी, ये 2 दौरे जो हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और क्या कुछ जो है वो इन दौरों में रहेगा? विशाखा, योगी आदित्यनाथ अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद लगातार एक्शन मोड में हैं और अब वो लगातार जो है जो असली विकास कार्य चल रहे हैं उनका सत्यापन भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो 6 मई को उनका अयोध्या दौरा है, हालांकि योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या जाते रहे, लेकिन इस बार जो उनका अयोध्या दौरा है वो काफी खास है, क्योंकि इस बार वो अयोध्या जब जाएंगे तो वो विकास कार्यों की वहां पर समीक्षा भी करेंगे। तो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, उसके हिसाब से वो आयुक्त सभागार में बैठक लेंगे, जहां पर मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं
वो सभी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में जितनी भी विकास योजनाएं प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से चल रही, वो योजनाएं कहाँ तक पहुंची हैं, उनका कितना काम बाकी, इन सभी पर वो लगातार समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद वो स्थलीय कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे कि कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। इसके साथ साथ जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार वो रामलला का दर्शन भी करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी भी दर्शन करने जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है जी। लेकिन दिवाकर, जिस तरह से अयोध्या के अंदर इस समय भारी संख्या में हम कह सकते हैं निर्माण कार्य चल रहे हैं, इससे पहले भी अयोध्या जो मॉडल है वो सीएम योगी की तरफ से रखा गया था कि किस तरह से जो प्रारूप है वो अयोध्या का बनकर तैयार होना है, तो क्या कुछ जो प्रगति है उनके उस मॉडल के तहत अयोध्या के अंदर हो रही है? जी विशाखा, निश्चित रूप से इस समय अयोध्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर काफी लाइमलाइट में है, क्योंकि अयोध्या में तमाम विकास कार्य चल रहे हैं और साथ ही साथ राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हवाई अड्डा और बस स्टेशन, इस प्रकार के कई विकास कार्य चल रहे हैं। तो इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार जो है अयोध्या का दौरा करते भी रहे हैं और लगातार विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर काम चल रहे हैं, योगी सरकार दूसरी बार अस्तित्व में आई है, तो उस विकास कार्यों की मॉनिटरिंग होने जा रही है कि आखिर कितना काम योजनाओं पर बाकी है और कितना काम हो चुका है। साथ ही साथ जब वो स्थलीय कार्य का निरीक्षण करेंगे तो कार्यों की गुणवत्ता भी देखेंगे कि किस तरीके से जो काम हो रहे हैं वो अच्छी तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ी जगह बनने जा रही है। वहां पर अंतरराष्ट्रीय जो दर्शक होंगे, जो पर्यटक होंगे वो आएंगे, तो निश्चित रूप से जो अयोध्या की सुविधाएं हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय के स्तर की होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के जो सरकार द्वारा लगातार बहुत सी योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, उन्हीं की समीक्षाएं बैठक करेंगे और उन्हीं का स्थलीय निरीक्षण भी योगी करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है जी। लेकिन दिवाकर, जिस तरह से दूसरे कार्यकाल में हम देख रहे हैं लगातार सीएम योगी जो हैं वो चाहे अयोध्या हो, लखनऊ हो, झांसी हो, गोरखपुर हो, तमाम जो उनके दौरे हैं वो बने हुए हैं और दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल से ज्यादा जो सजग है वो नजर आ रहे हैं। ज्यादा जो उनके मंत्री को लेकर हम चाहे कहें, विधायकों को लेकर हम कहें, उनसे जवाबदेही ली जा रही है। देखिए विशाखा, निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने योगी के नेतृत्व में 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, अब उनके पास सरकार चलाने का अनुभव भी है, तो योगी पार्ट 2 की जो सरकार अब उत्तर प्रदेश से बनी है उसको लेकर के योगी सरकार अब काफी एक्शन मोड में, और इसी क्रम में ही योगी आदित्यनाथ लगातार अब स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। 6 मई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, उसके अगले दिन वो झांसी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर भी वो समीक्षा बैठक करेंगे और सरकार की योजनाओं का सत्यापन भी करेंगे। इस बार योगी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद सबसे खास बात यह है कि योगी सरकार ने जो है हर विभाग से 100 दिन का एजेंडा लिया है कि हर विभाग में 100 दिन के एजेंडे में क्या है, किन किन योजनाओं को प्राथमिकता पर रखेंगे और किस तरीके से वो योजनाएं अमल में लाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याण घोषणा पत्र के तहत जो जनता से वादा किया है उसको कितनी जल्दी पूरा किया जाए और किस तरीके से पूरा किया जाए, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ काफी सजग है और वो हर योजना की स्वयं मॉनिटरिंग करते भी हैं। तो इसी को लेकर के जहां वो वो योजना की मॉनिटरिंग भी करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार जो है स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं कि भौतिक रूप से वो काम वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता जो सरकार चाहती है वही गुणवत्ता जो है वो काम की है कि नहीं है। तो इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके की कतई कोई कोताही नहीं बरत रहे और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आगामी जो दिन होंगे उसमें योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका वो स्थलीय भौतिक सत्यापन भी करेंगे, ऐसा निश्चित रूप से माना जा रहा है। जी विशाखा, चलिए देखना होगा आखिरकार दिवाकर किस तरह से सीएम योगी का जो दौरा है वो रहता है और तमाम चीजें जो हैं उनके द्वारा वो जांची परखी जाती है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड को लेकर, जिसको लेकर 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और 23 अप्रैल को हुआ था ये सामूहिक हत्याकांड, जिसकी जानकारी हमने आपको तक पहुंचाई थी और उसके बाद अब इसी मामले में कार्यवाही करते हुए 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि थरवई में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का यह मामला निकलकर सामने आया था। सनसनीखेज ये वारदात, आसपास का जो पूरा इलाका था वो इस घटना से दहल गया था। दहशत जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद फैली थी, जिसके बाद अब पुलिस की बड़ी जो कार्रवाई है वो इस मामले में देखने को मिली है। और जिस तरह से हम आपको बताएं कि पुलिस मुठभेड़ के बाद 7 बदमाश भी जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश जो हैं वो घायल हुए हैं इस गिरफ्तारी के अंदर। तो 7 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं पूरे मामले में। और जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई आरोपी और पुलिस के बीच, उसके बाद 3 जो बदमाश है वो घायल हुए उस पूरी मुठभेड़ के अंदर और 7 बदमाश जो हैं यानी कि आरोपी जो हैं 7 उनको गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ
संवाददाता घनश्याम शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो घनश्याम, किस तरह से पूरी स्थिति जो है वो इस मामले को लेकर बनी हुई है और किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारियां जो हुई है 7 उनका पर्दाफाश किया गया है, आरोपियों तक पहुंची है, कौन कौन सी कड़ी जो है पुलिस के द्वारा उस पूरे मामले में जोड़ी गई है? जी, आपको बता दें विशाखा कि काफी दिनों से जो है प्रयागराज के गंगा पार क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला जो है लगातार जारी था और इसमें जो है ये पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी और इसको जो है कल जो है पुलिस ने जो है अंतर्राज्यीय कुख्यात दुर्दांत हत्यारों को जो है गिरफ्तार किया है। इसमें 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीन जो है बदमाश जो है पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो किस तरह से पूरी जो मुठभेड़ हुई है, लेकिन वहां इन आरोपियों तक किस तरह से पुलिस के द्वारा पहुंचा गया? क्योंकि 7 आरोपी जो है इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हुए हैं इस मुठभेड़ के दौरान, लेकिन जिस तरह से पुलिस पहुंची इन आरोपियों तक, कौन सी ऐसे सबूत थे, गवाह थे, या फिर हम कहें कि कौन सी कड़ियों को जोड़ते हुए जो तमाम आरोपी है उन तक पुलिस पहुंची, गुत्थी कैसे सुलझाई गई इस पूरी घटनाक्रम की? जी, आपको बता दें कि जो अभी तक हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है उसमें बता दें कि ये पुलिस के लिए तो काफी चुनौती बनी हुई थी और पिछले साल 2021 में जो है नवंबर के महीने में जो है फाफामऊ के गोहरी गांव में भी 4 लोगों की हत्या हुई थी और अभी पिछले 23 अप्रैल को भी 5 लोगों की हत्या हुई थी, जो पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। और पुलिस जो है एसटीएफ और तमाम अपने सूत्रों के साथ लगकर जो है इस घटना का अनावरण की है और इसकी जो पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये लगभग 2 बजे एडीजी के द्वारा रखी गई है। तो पूरे घटना के पीछे क्या लूट की जो आशंका थी, लूट की मंशा से ये पूरी की गई है, चोरी की मंशा से की गई है, या फिर क्या जो रीजन रहा है, कारण रहा है वो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रहा है कि 5 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई? जी, बता दें कि ये जो है अभी तक जो सामने आ रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो गैंग हैं, तो हम ये कयास लगा सकते हैं कि ये घटना जो है ये डकैती या फिर किसी और भी नियत से हो सकती है। इसकी जानकारी तो अभी तक पुख्ता रूप से नहीं हो पाई है, आगे हम अपने दर्शकों को देने का प्रयास करेंगे। चलिए घनश्याम, देखना होगा आखिरकार किस तरह से पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में और कुछ कार्रवाई जो है वो नजर आती है करती हुई। फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भगवत मान की, जो आज विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ के म्युनिसिपल भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी और धान की सीधी रोपाई समेत अलग अलग मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। यानी कि कृषि जो है वो इस बैठक का केंद्र रहेगा। जिस तरह से सीएम भगवत मान जो है वो इस बैठक के अंदर कार्यवाही जो है वो करते हुए नजर आएंगे, चर्चा करते हुए नजर आएंगे सभी विधायकों से। आपको बता दें कि विधायकों से उनके हलके का रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे सीएम भगवत मान। यानी कि विधायकों की जो पूरी बैठक है वो ले रहे हैं और क्या क्या जो कार्य हैं वो विधायकों की तरफ से किए गए हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो सीएम भगवत मान की तरफ से लिया जाएगा इस बैठक के अंदर। और विधायकों के साथ ये अहम बैठक, जिसमें चंडीगढ़ के म्युनिसिपल भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंजाब के रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो नवदीप, किस तरह से अब जो बैठक है सीएम भगवत मान की आज रहेगी और विधायकों के साथ उनकी बैठक है, हर एक विधानसभा से जो रिपोर्ट कार्ड है हर एक विधायक का, वो सीएम जो भगवत मान है वो लेते हुए नजर आएंगे? देखिए विशाखा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से कार्यभार संभाला है वो लगातार बैठकें जो है विधायकों के साथ कर रहे हैं। कारण साफ है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अलग समस्या होती है, अलग डिमांड होती है, अलग मुद्दे होते हैं और अलग कहीं ना कहीं प्राथमिकताएं रहती है विकास को लेकर। यही कारण है कि वो जब सभी विधायकों के साथ पहली बैठक रखी गई थी एक निजी होटल के अंदर, तो उनको कहा गया था कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर जाकर गाँव में, शहरों में, कस्बों में, मंडियां जो हैं वहां पर लोगों से संवाद करें, वहां पर जाने के वहां क्षेत्र की समस्या क्या है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था कि पंजाब स्तर पर कई ऑर्डर जारी कर दिए जाते थे कि इतनी नहरें बनेंगी, इतनी गलियां बनाई जाएंगी, इतनी सड़कें बनेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्षेत्र के अनुसार कई बार अलग अलग डिमांड रहती है। तो उनका ये मानना है कि हर एक विधायक से फीडबैक लेकर और जो डिमांड उस इलाके की है कि वहां पर किस चीज की जरूरत है, उसी के अनुसार उस इलाके को या उस विधायक को जो फंड है वो जारी किया जाएगा, जो ग्रांट है जारी की जाएगी। यही कारण है कि एक तो पंजाब सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो धरातल पर कैसे लागू हो रहे हैं, अधिकारी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं,
लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और खासतौर पर दो बड़ी योजनाएं, एक तो अभी धान की रोपाई का सीजन है और सरकार ने जो 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता देने का ऐलान किया कि अगर सीधी रोपाई किसान करेंगे तो उनको 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। इसको लेकर सीएम चाहते हैं कि ये योजना ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे और विधायक खुद किसानों के पास जाएं, उनको जागरूक करें और पानी की बचत के बारे में उनको बताएं किस तरीके से पानी की बचत करके हम सरकारी लाभ ले सकते हैं। और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले। दूसरा, हाल ही के अंदर पंजाब सरकार ने जो एक नई योजना की शुरुआत की है कि घर का राशन बांटा जाएगा, तो उसकी सूचियां तैयार करनी है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे ग्राउंड पर उसको लागू किया जाएगा, उसके लिए भी विधायकों को एक तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो कैसे नजर रखें ताकि ना तो राशन की हेराफेरी हो और लोगों को सही तरीके से राशन मिल पाए सही समय पर। इसको लेकर भी वो विधायकों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। विशाखा, चलिए नदीप, देखना होगा आखिरकार किस तरह से इस बैठक के बाद जो तमाम स्थिति है वो सीएम भगवत मान की तरफ से रखी जाती है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया और अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।